जीवन या मृत्यु से बचना। चट्टानी दरवाजे के बाहर 10 से अधिक आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उनके पीछे से एक और व्यक्ति आया। मूनस्टोन्स की रोशनी में अंततः उस आकृति का चेहरा वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के युवा नेता म्यूली को पहचान लिया गया। जब उसकी नज़र पहले तो कोनों में लगे चमकदार सोने के ढेर पर पड़ी तो उसकी आंखों में लालच झलक उठा। उसने अपने होंठ चाटे और फिर अपनी नज़रें जियोयान द्वारा खोले गए 2 पत्थर के बक्सों की ओर घुमाईं। वह मुस्कुराया और कहा, मुझे आप दोनों को परेशान करने के लिए खेद है। जियोयान ने धीरे से अपने हाथ में चाबी पर पकड़ मजबूत कर ली। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया जब उसने अपने बगल में खड़ी परी डॉक्टर की ओर देखा जो ठंडे स्वर में म्यूली से कह रही थी, तुमने हमारा पीछा किया। इसे निम्नलिखित के रूप में नहीं माना जा सकता। कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि परी डॉक्टर को एक खजाने वाली गुफा मिल गई है। क्योंकि मुझे सटीक स्थान के बारे में पता नहीं था, म्यूली ने कंधे उचकाए और कहा, आपको ये जानकारी कैसे मिली? मैंने इस बारे में केवल अपनी सहायक लीफी को ही बताया है। तुमने उसे रिश्वत दी? परी डॉक्टर के चेहरे पर संदेह की झलक दिखी, लेकिन जल्द ही उसकी जगह क्रोध ने ले ली। वह औरत बहुत मूर्ख है। बस कुछ मीठे शब्दों में उसने आज्ञाकारी ढंग से मुझे सब कुछ बता दिया। म्यूली ने परी डॉक्टर की अटकलों का खंडन न करते हुए मुस्कुराया। कमीने! सीधी भौहें करके परी डॉक्टर चिल्लाया। मुझे खेद है, लेकिन ये चीजें हमारी वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार हम उन पर कब्जा कर लें, तो हम आसानी से किंगशान टाउन के सभी गुटों को अपने में समाहित कर सकेंगे। जब वह समय आएगा, तब हमारे पास शहर से बाहर भी विकास करने की क्षमता होगी। हमारा लक्ष्य इस छोटे से शहर से कहीं आगे तक फैला हुआ है। म्यूली ने भावशून्यता से कहा, ये चीजें मुझे सौंप दो। परी डॉक्टर, आपको मेरे प्रति अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जब तक तुम मेरी बनने को तैयार हो, मैं वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी पर अंततः नियंत्रण लेने के बाद निश्चित रूप से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। म्यूली ने परी डॉक्टर को भावना से भरी नजर से देखा और वह अधिक कोमल स्वर में बोला, तुम्हारा हो जाऊंगा। अब तो तुमसे बात करना भी मुझे घिन आने लगा है। परी डॉक्टर की आवाज मतलबी थी, उसके लाल नम होंठ उसका मजाक उड़ाने के लिए खुल गए। ऐसा प्रतीत होता है कि म्यूली द्वारा अपने आसपास के लोगों को रिश्वत देने के कृत्य ने उसके क्रोध को भड़का दिया था। मूली की आंखों में ठंडक दौड़ गई और वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रखूंगा। ये शब्द कहने के बाद म्यूली ने अपनी नजरें उसके बगल में शांत जियाओयान पर घुमाईं और हंसा, मैंने तुम्हें पहले ही वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। अब यदि आप इसमें शामिल होना भी चाहें तो बहुत देर हो चुकी है। क्या एक भाड़े की कंपनी, जिसके पास दादूशे भी नहीं है, वास्तव में इतनी घमंडी है? जियोयान ने अपनी नाक रगड़ी और उकसावे से अपना सिर हिलाया। कम से कम तुम्हें मारना आसान होगा। म्यूली ने एक ऐसी मुस्कान प्रकट की जो हत्या के इरादे से भरी थी। चीजें सौंप दो, मैं तुम्हें एक ही टुकड़े में मरने दूंगा। म्यूली ने अपने हाथों को छाती पर रखकर ठंडे भाव से जियोयान को देखा। जियोयान ने ठंडे स्वर में अपना मुंह खींचा। उसकी निगाहें निकास मार्ग को अवरुद्ध कर रहे 10 भाड़े के सैनिकों की छाती पर लगे बैजों पर पड़ी, जिससे उन्हें उनकी ताकत का अंदाजा हो गया। इन सभी भाड़े के सैनिकों के पास 4 या 5 सितारा डूजे की ताकत थी, जबकि म्यूली 6 सितारा डूजे था। अपने दिल में प्रतिद्वंद्वी की लाइन अप को तौलने के बाद जियोयान का दिल बैठ गया। अपनी वर्तमान स्थिति में वह अधिक से अधिक 4 सितारा डूजे को संभाल सकते हैं। यदि वह अपनी पीठ से काली भारी तलवार हटा ले, तो वह 6 सितारा डूजे के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि उस समय चट्टान के दरवाजे के पास 10 से अधिक शक्तिशाली भाड़े के सैनिक मौजूद थे। सामान्य परिस्थितियों में यदि वे एक समूह के रूप में उस पर हमला करते, तो जियोयान की वर्तमान ताकत के साथ संभवतः उसकी मृत्यु हो जाती। अध्यापक! जियोयान ने अपने दिल में याओ लाओ को पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। ऐसा लग रहा था कि इस झंझट से बाहर निकलने के लिए याओ लाओ की मदद लेना असंभव था। म्यूली ने उसका हाथ पकड़ लिया और चट्टान के दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। उसका भयावह चेहरा जियोयान के तेजी से बदलते चेहरे को देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। यद्यपि आप में अपार क्षमता है, परंतु इसे अभी विकसित किया जाना है। सच कहूं तो मुझे डर है कि आप भविष्य में बदला लेंगे। ऐसी किसी भी संभावना के बारे में चिंता से बचने के लिए मुझे तुम्हें यहीं और अभी मारना होगा। अपने हाथों पर हल्के से उंगलियां थपथपाते हुए म्यूली ने मुस्कुराते हुए कहा। बचपन से ही उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि संभव हो तो वह जिस किसी को भी ठेस पहुंचाए उसे मार डाले तथा दूसरे पक्ष को बदला लेने के लिए वापस आने का कोई मौका न दे।
जियोयान ने म्यूली को देखा जो मुस्कुराहट से भरा था और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। इन सभी वर्षों में वह हमेशा दूसरों को धमकाता रहा था, लेकिन उसने कभी भी हत्या के इरादे से इस तरह का सामूहिक हमला नहीं देखा था। आप ठीक कह रहे हैं। अगर मुझे जाने का मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से वुल्फ हेड मर्सिनरी कंपनी के लिए परेशानी खड़ी कर दूंगा। जियोयान के बोलते ही उसके मुंह का कोना ठंडा पड़ गया। उन्होंने कहा, यह सराहनीय है कि आप ऐसी स्थिति में मजबूती से अपना पक्ष रख पाए। लेकिन तुमने तो तुम्हें मार डालने के मेरे इरादे को और मजबूत कर दिया है। म्यूली मुस्कुराया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। जियोयान ने अपनी पलकें उठाईं, जिससे उसकी आंखों में भी वैसी ही हत्या की मंशा प्रकट हुई। जैसे ही जियोयान भागने का उपाय सोच रहा था, उसका पीछे वाला हाथ अचानक हिल गया, क्योंकि उस पर कोई चीज थोप दी गई थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जियोयान ने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया, जबकि उसकी आंख के कोने ने परी डॉक्टर पर नजर डाली, जो उसके बगल में खड़ी थी। ये पहले वाली शामक दवा है। परी डॉक्टर के लाल होंठ थोड़े से हिले, जिससे जियोयान के कान में एक धीमी आवाज निकली। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए जियोयान ने कमरे की दीवारों पर अपनी नजर घुमाई। जब उसने 3 चंद्रमणियों को देखा जो एक मंद प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, तो जियोयान के दिल में एक विचार पैदा हुआ। मेरे करीब रहो, जियोयान ने गंभीर भाव से निर्देश दिया। आह, परी डॉक्टर ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। इस समय बचने की उसकी सारी उम्मीदें जियोयान पर टिकी थीं। इसे करें, उस लड़के को मार डालो। याद रखें कि परी डॉक्टर को चोट न पहुंचे। वह मेरी औरत है। इस जोड़ी को देखते हुए म्यूली ने तनाव से अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया। हाँ। म्यूली का आदेश सुनकर उसके पीछे खड़े 10 में से 5 सैनिक तुरंत आगे बढ़े और क्रूर भाव से उन दोनों पर हमला कर दिया। ये देखकर कि हमले में 5 लोगों को खोने के बावजूद चट्टान का दरवाजा अभी भी कसकर बंद था, जियोयान ने भौहें सिकोड़ लीं। ये सतर्क भाड़े के सैनिक उसके लिए सिरदर्द बन रहे थे। टकराना। अपने ऊपर हमला कर रहे भाड़े के सैनिकों पर नजर डालने के बाद जियोयान ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। तीव्र बल के कारण बेहोशी की दवा का थैला हवा में उछल गया, जो बाद में फट गया। बिखरे हुए पाउडर ने तुरंत पूरे कमरे को ढक लिया। अपनी सांस रोके। दरवाजे पर खड़े लोगों को हिलने की अनुमति नहीं है। मैं दरवाजा बंद करना चाहता हूं। मासी, उन पर हमला करो। बिखरे हुए औषधीय पाउडर को देखकर म्यूली का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से आदेश दिया। म्यूली के आदेश से भाड़े के सैनिकों के बीच की अशांति तुरंत शांत हो गई। कमरे में मौजूद 5 भाड़े के सैनिकों ने अपनी कमर से हथियार निकाले और भयंकर निगाहों से जियोयान और परी डॉक्टर पर हमला कर दिया। एक हाथ से परी डॉक्टर को पकड़कर जियोयान कमरे में और अंदर चला गया। फिर उसने अचानक अपना हाथ मोड़ा और दीवार पर लगे मूनस्टोन को अपनी ओर खींच लिया। चांद का पत्थर दीवार से अलग हो गया और जियोयान के हाथ में उड़ गया। जियोयान ने अपना हाथ घुमाया और मूनस्टोन अंगूठी में जमा हो गया। प्रकाश के एक स्रोत के नष्ट हो जाने से पूरा कमरा अंधेरा हो गया। मूनस्टोन में से एक को संग्रहित करने के बाद जियोयान का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसने अपनी नजर बदल ली थी। उसके दाहिने हाथ ने शेष 2 चंद्रमणियों को चूस लिया, जो शीघ्र ही भंडारण रिंग में जमा हो गए। जब अंतिम मूनस्टोन को भंडारण रिंग में रखा गया तो पूरा कमरा काला हो गया। जिस समय अंधेरा छा गया, जियोयान ने परी डॉक्टर की बांह खींची, घूम गया और उस निकास की दिशा में भाग गया जिसे उसने अपनी स्मृति में याद किया था। घबराएं नहीं। अपनी आग की चिंगारियां बाहर निकालो। जो लोग दरवाजे पर हैं, वे हिले नहीं, और जो लोग कमरे में हैं, वे इधर उधर ना आए। याद रखो, जो भी दरवाजे की ओर आने की हिम्मत करे उसे मार डालो। अचानक अंधेरे के कारण म्यूली का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि वह बहुत ही चतुर थे और उन्होंने कुछ ही सेकंड में सही निर्णय ले लिया। एक नेता के आसपास होने से वुल्फ हेड मर्सिनरी कंपनी भी शांत हो गई। जो भाड़े के सैनिक आग की चिंगारियां लेकर आए थे, उन्होंने तुरंत उन्हें बाहर निकाल लिया। हालांकि जैसे ही वे उन पर प्रकाश डालने वाले थे, एक तेज हवा इन भाड़े के सैनिकों पर बह गई। इसके बाद एक भयंकर शक्ति से युक्त हथेली उनके सीने पर जोरदार प्रहार की गई। तत्काल ही कुछ भाड़े के सैनिक, जो समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे, दबी हुई चीख के साथ जमीन पर गिर पड़े। वह आ रहा है। वह रॉक दरवाजे पर है। जल्दी करो, उसे रोको। जिन भाड़े के सैनिकों पर हमला हुआ था, वे अपनी पीड़ा सहन करते हुए चिल्लाने लगे। अपने अधीनस्थों को चिल्लाते हुए सुनकर म्यूली का चेहरा एक बार फिर काला पड़ गया। वह जल्दी जल्दी कुछ कदम पीछे हटा और संयोगवश रॉक डोर के किनारे पर पहुंच गया, जिससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। टकराना। एक मजबूत और क्रूर सेना उनके सामने से निकली। यदि रॉक डोर पर मौजूद कुछ 5 सितारा डूजे ने समय रहते प्रतिक्रिया नहीं की होती, तो वे इसे उड़ गए होते।
हालांकि ऐसा नहीं हुआ, फिर भी इन कुछ आकृतियों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस समय ये कुछ आकृतियां अस्थिर थीं, दो तेज हवाएं चुपके से उनके भीतर के अंतराल से निकल गईं। जब तक ये आकृतियां संभलती, तब तक जोड़ी को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वे केवल म्यूली पर चिल्ला सकते थे जो पीछे खड़ा था, युवा कंपनी लीडर। वे आपकी ओर आ रहे हैं। म्यूली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दोनों पैर फैलाकर अपने शरीर से संकरी सुरंग को अवरुद्ध कर दिया। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ रखा था और हल्के हरे रंग की डुक्यू धीरे धीरे बहने लगी। डुक्यूई के प्रभाव से उसके हाथ लकड़ी के रंग में बदलने लगे। मैं देखना चाहता हूं कि एक दो सितारा डूजेस के रूप में आप मुझे सीधे टकराव में कैसे पीछे धकेलते हैं। ठंडी हंसी के साथ म्यूली ने एक रात चमकदार मोती निकाला और उसे आगे फेंक दिया। यह मंद प्रकाश केवल 2 या 3 फीट की परिधि का था, लेकिन इस संकरी सुरंग में यह पर्याप्त से अधिक था। जैसे ही उसने रात्रि प्रकाशमान मोती को आगे फेंका, दो आकृतियां बहुत तेजी से उस पर चढ़ गईं। मोती की रोशनी से म्यूली को जियोयान के चेहरे पर हत्या के इरादे की धुंधली छवि दिखाई दे रही थी। वापस आना। जियोयान को पतंगे की तरह आग की ओर भागते देख म्यूली ठंडी आवाज में हंस पड़ा। उसकी लकड़ी जैसी मुट्ठी, जो हरे प्रकाश से घिरी हुई थी, एक आक्रामक बल के साथ निर्दयतापूर्वक और उग्रता से जियोयान की ओर प्रहार किया। लोजुवान डू तकनीक, जंगल की ताकत। डुक्यूई उसकी ओर बढ़ी जिससे जियोयान का चेहरा कांप उठा। उसने अपनी आंखें उठाईं और म्यूली की आंखों में भयावह नजर साफ देख सका। अरे! जियोयान ने सांस लेते हुए अपने दिल में डांटा। फिर उसके हाथ उसकी पीठ पर पड़ी बड़ी काली तलवार की ओर बढ़े और चीखते हुए उसे उठा लिया। अपनी कलाई घुमाते हुए उसने तलवार को भंडारण रिंग में रख दिया। विशाल तलवार के गायब होते ही, पलक झपकते ही जियोयान की गति बढ़ गई। उसके अंदर की धीमी गति से चलने वाली डुक्यू अचानक उसकी नसों में उमड़ती हुई लहर की तरह बहने लगी। ये पहली बार था जब जियोयान की डुक्यूई दबाए जाने के बाद फूट पड़ी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और असंख्य नसें कंपन करने लगीं। एक भयावह सेना शीघ्रता से एकत्रित हो रही थी। अपने शरीर में उमड़ते डुक्यूई को महसूस करते हुए जियोयान के नाजुक और सुंदर चेहरे पर लड़ने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। उसकी ठंडी निगाहें मूली पर पड़ीं, जो उसकी पहुंच के भीतर ही था। उसके अंदर का डुक्यूई, डू तकनीक द्वारा पूर्व निर्धारित क्यूई पथों का अनुसरण करने लगा और अनियंत्रित तरीके से घूमने लगा। ऑक्टेन ब्लास्ट। उसके दिल में एक चीख गूंजी जिससे जियोयान की बाहों की आस्तीनें लगभग कस गईं। मूलतः मुलायम कपड़ा अब धातु जैसी कठोर वस्तु में परिवर्तित हो गया था। आस्तीन के नीचे खाली जगह में एक तीव्र बल था क्योंकि जियोयान ने अपनी मुट्ठी को पीछे खींच लिया और फिर उसे एक विस्फोटक बल के साथ आगे फेंक दिया। टकराना। संकरी गुफा के नीचे दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज पूरी सुरंग में काफी देर तक गूंजती रही। ये देखकर कि जियोयान उसके बराबर ताकतवर था, मूली का चेहरा बदल गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पलक झपकते ही जियोयान की ताकत कुछ स्तरों तक बढ़ गई थी। मैंने उसे रोक दिया है। जल्दी करो, उसे किसी भी कीमत पर मार डालो। म्यूली के गले से एक ठंडी और भयावह दहाड़ निकली। जियाओयान वर्तमान में जो ताकत प्रदर्शित कर रहा था, उसने इस अत्यंत षड्यंत्रकारी युवा कंपनी नेता को चिंतित कर दिया था। इतनी कम उम्र में भी ये व्यक्ति अपने आप से एक 6 सितारा डू जैसे बराबर की लड़ाई लड़ने में सक्षम था। ये कल्पना करना कठिन था कि कुछ वर्षों में वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यदि जियोयान को भागने की अनुमति दी गई, तो वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी को संभावित रूप से विनाश का सामना करना पड़ेगा। उस अत्यधिक शक्ति से बदला लेने के बारे में सोचते ही म्यूली की हत्या की मंशा बढ़ गई। म्यूली की चीख सुनकर जियोयान के मुंह का कोना उपहासपूर्वक ऊपर उठा। उसने अपने होंठ हिलाए। विस्फोट। टकराना। एक और धीमा धमाका सुनाई दिया। हालांकि यह विस्फोट म्यूली के शरीर के भीतर से आया था। स्फुट। उसके शरीर में अचानक विस्फोट होने से ली म्यू का चेहरा एक पल में सफेद हो गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और अंततः जोर से खांसते हुए उसके मुंह से खून निकला। जाना। म्यूली पर प्रहार करने के बाद जियोयान ने उसे मारने की इच्छा का बलपूर्वक विरोध किया। उसने तुरंत परी डॉक्टर को खींच लिया और बिना पीछे देखे बाहर की खतरनाक चट्टान की ओर दौड़ पड़ा। जियोयान के भाग जाने के तुरंत बाद 10 से अधिक भाड़े के सैनिकों ने रॉक रूम के भीतर से हमला कर दिया। जमीन पर पीले चेहरे वाले म्यूली को देखकर उनके चेहरे पर घबराहट छा गई। 6 सितारा डूजे युवा कंपनी के नेता वास्तव में उस युवक द्वारा पीटा गया था। उनके सामने आई इस भयावह वास्तविकता ने उन्हें क्षण भर के लिए सदमे में डाल दिया। बेवकूफों, तुम वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ और उसका पीछा करो। हमें उस लड़के को मार डालना चाहिए। एक बार जब हम चले जाएं, तो अपना सिग्नल जारी कर देना और बाहर घात लगाए बैठे लोगों को उसे मारने के लिए भेज देना। अपने अधीनस्थों के उदास चेहरे देखकर म्यूली एक बार फिर गुस्से से रोते हुए खून की खांसी करने लगा।
हाँ। म्यूली की चीख सुनकर भाड़े के सैनिकों को झटका लगा और वे जल्दी से जवाब देने लगे। उसके बाद वे बाहर की ओर मुड़े और जल्दी से जियोयान और परी डॉक्टर का पीछा किया। बड़ी मुश्किल से म्यूली ने खुद को ऊपर खींचा और चट्टान की दीवार से टिककर एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में एक भयावह भाव प्रकट हुआ। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके और चट्टान पर मुक्का मारते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, छोटे कमीने, बेहतर होगा कि तुम मुझे पकड़ने न दो, अन्यथा मैं तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति में डाल दूंगा। जियोयान ने भावशून्यतापूर्वक परी डॉक्टर को अपने साथ खींच लिया और वह बाहर निकलने की ओर बढ़ता रहा। उसने अपनी आस्तीन में जो मुट्ठी छिपाई थी वह ताज़ा खून से सनी हुई थी। ये पहली बार था जब उन्होंने ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में जानने के बाद किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। परिणाम उनकी उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा था। हालांकि म्यूली के साथ सीधे टकराव ने उन्हें थोड़ा घायल भी कर दिया था। मूली की षड्यंत्रकारी बुद्धि को देखते हुए उसने चट्टान के शीर्ष पर वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के अधिक भाड़े के सैनिकों को रखा होगा। उखड़ी हुई सांस के साथ परी डॉक्टर ने याद दिलाया, केवल चट्टान पर चढ़कर ही हमें जंगल में खो जाने और बच निकलने का मौका मिलता है, अन्यथा मौत हमारा इंतजार कर रही है। जियोयान ने उदास होकर उत्तर दिया, सुरंग से बाहर निकलने के बाद चट्टानों पर मत चढ़ो। अगर वे हमारी रस्सी काट देंगे तो हम गिरकर मर जाएंगे। अगर हम ऊपर नहीं चढ़े तो क्या तुम्हारे पास भागने की कोई और योजना है, या फिर आप दूसरों के बाहर आकर हमें मार डालने का इंतजार कर रहे हैं? जियोयान ने भौहें सिकोड़ते हुए बिना अपने कदम रोके कहा। परी डॉक्टर ने अपने लाल होठों को काटा जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूं। जियोयान का दिल धड़क उठा और वह शांत हो गया। इतना अनिश्चित मत बनो। जब तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जियोयान की हिचकिचाहट को देखकर परी डॉक्टर अनुमान लगा सकती थी कि यह हमेशा सावधान रहने वाला लड़का क्या सोच रहा था और केवल असहाय होकर उसे डांट सकती थी। धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ते हुए जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। जियोयान की सहमति देखकर परी डॉक्टर ने अपनी छाती की जेब से एक छोटी बांस की बांसुरी निकाली और उसके मुंह पर रख दी। जब वह हल्के से फूंक मारती तो बांस की बांसुरी से एक अजीब सी ध्वनि निकलती जो सुरंग से होकर आकाश की ओर चक्कर लगाती। आप क्या कर रहे हो? आगे छोटे से निकास द्वार को देखकर जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी, जियोयान अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और उसने पूछा, मैं अपने साथी को बुला रहा हूं। अपने हाथ में बांस की बांसुरी लहराते हुए परी डॉक्टर मुस्कुराए, एक प्रथम रैंक वाला नीला ईगल, एक उड़ने वाला जादुई जानवर। उसकी बातें सुनकर जियोयान को थोड़ा शक हुआ। जब उसने परी डॉक्टर को सिर हिलाते देखा तो उसके चेहरे पर खुशी तैर गई। वे बच गए। दुर्भाग्यवश अभी भी एक और पत्थर का बक्सा बचा हुआ था जो खुला नहीं था। परी डॉक्टर ने जियोयान का करीब से पीछा किया क्योंकि उसने अफसोस जताते हुए कहा, रहने भी दो, बहुत लालची मत बनो। अगर भविष्य में हमें मौका मिला तो हम इसे वापस ले लेंगे। उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति उभरी। हाँ, मैं पहले तो आने वाले कठिन प्रशिक्षण के दिनों को लेकर चिंतित था। अप्रत्याशित रूप से इन लोगों ने कुछ मनोरंजन प्रदान किया है। ठीक है वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी, उस समय के दौरान जब मैं मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में बिताऊंगा, मैं आपके साथ खेलूंगा। जैसे जैसे वह सुरंग के किनारे किनारे दौड़ता गया, निकास द्वार से आने वाली रोशनी और तेज होती गई। कुछ ही क्षण बाद उनके आसपास का वातावरण अचानक उज्ज्वल हो गया। चमकीला चांदनी जैसा चांद और बिखरे हुए तारे उनकी दृष्टि में आ गए। बाहर निकलने के बाद जियोयान ने जल्दी से परी डॉक्टर को खींच लिया और चट्टान की दीवार के सहारे झुक गया। उसकी नज़र चुपके से चट्टान के शीर्ष पर पड़ी और उसने देखा कि वहां कई आकृतियां मशालें लिए हुए उस क्षेत्र में गश्त लगा रही थीं। यहां सचमुच कुछ हमारा इंतजार कर रहा है। जियोयान ने अपना कान जमीन पर रखने से पहले अपना गुस्सा निकाला। तुरंत ही उसने उदास होकर कहा, हमारे पीछा करने वाले आ रहे हैं। तुम्हारा वह उड़ने वाला जादुई जानवर कहाँ है? परी डॉक्टर की आंखें रात के आकाश को स्कैन कर रही थीं। एक बार फिर उसने बांस की बांसुरी अपने मुंह में रख ली। यह अजीब सी आवाज चुपचाप पूरे आकाश में फैल गई। चीख। सीटी बजने के कुछ ही देर बाद रात्रि के आकाश में एक तेज चीख सुनाई दी। चांदनी की मदद से जियोयान आगे पहाड़ के गहरे क्षेत्रों के पास एक बड़े बूढ़े बाज की धुंधली छवि देख सकता था, जिसका शरीर गहरे नीले रंग का था। वह तेजी से उड़ा और क्षण भर में चट्टान के निचले किनारे से ऊपर तैरने लगा। चल दर। ब्लू ईगल को आते देख परी डॉक्टर ने एक आह भरी और जियोयान की ओर हाथ हिलाया। जियोयान ने सिर हिलाया और पीछे मुड़ा और गुफा के भीतर कुछ आकृतियां देखीं। एक ठंडी हंसी के साथ उसने परी डॉक्टर की पतली कमर को अपने हाथ से पकड़ लिया और छलांग लगाते हुए विशाल नीले चील की पीठ पर जा गिरा। जियोलैन, चलो जल्दी करें।
एक बार जब वे बाज के शरीर पर थे, लिटिल डॉक्टर ने जल्दी से आग्रह किया। परी डॉक्टर की आवाज सुनकर ब्लू ईगल ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए। हवा का एक बड़ा झोंका धप धप की आवाज के साथ गुजरा। इसके बाद अपनी पीठ पर सवार 2 लोगों को लेकर बाज आसमान की ओर उड़ गया। इसे मार गिराओ। उन दोनों को देखते हुए, जो वास्तव में नीले बाज पर चढ़ने में सफल हो गए थे, गुफा के प्रवेश द्वार पर उपस्थित 10 से अधिक भाड़े के सैनिकों ने जल्दी से चट्टान के ऊपर अपने साथियों को चिल्लाकर बुलाया। शिव शिव शिव। टीएल। तीरों की आवाज। नीचे से आती हुई चीखें सुनकर चट्टान के ऊपर एक क्षण के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक आकाश में तीरों की वर्षा होने लगी, जो नीले चील पर निशाना साध रही थी। जैसे ही उसने तीरों की वर्षा को देखा, जियोयान थोड़ा घबरा गया, लेकिन जैसे ही वह उन्हें विक्षेपित करने वाला था, उसके नीचे नीले ईगल ने अचानक अपने पंख हिलाए और एक हल्के हरे रंग का तूफान आया, जिससे तीरों की पहली लहर तुरंत चट्टान के नीचे गहराई में गिर गई। जैसे ही परी डॉक्टर बैठी, तेज आंधी के कारण उसके लंबे बाल उड़कर बिखर गए। अपने सफेद हाथों से नीले चील के शरीर को धीरे से सहलाते हुए उसने जियाओयान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हम अब सुरक्षित हैं। ओह। भारी आह भरते हुए जियोयान कमजोरी से नीले चील के शरीर के ऊपर बैठ गया। तेजी से पीछे हटते जंगल को देखने के लिए नीचे देखते ही उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ये पहली बार था जब वह इतनी ऊंचाई पर उड़ा था। जियोयान ने अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर नर्म पड़ गया है। पहले की अत्यधिक तीव्र लड़ाई ने उसे बेहद थका दिया था। नीले चील के ऊपर बैठे बैठे जियोयान ने गुफा की ओर देखा, मूली को गौर से देखा, जिसे वर्तमान में गुफा के प्रवेश द्वार पर एक अन्य भाड़े के सैनिक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी। रात के आसमान में दोनों की नजरें मिली, दोनों ही भयावह ढंग से मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे के प्रति अपनी हत्या की मंशा को छिपाने की जहमत नहीं उठा रहे थे। जैसे ही नीली चील धीरे धीरे उड़ गई, जियोयान ने अपनी मौत की निगाह वापस ले ली और परी डॉक्टर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही उसकी उंगलियां उसके माथे पर उगे बारीक बालों को व्यवस्थित कर रही थी, उन पर सीधे बह रही हवा के कारण परी डॉक्टर के कपड़े उसके शरीर की रूपरेखा बना रहे थे, जिससे उसके शरीर के आकर्षक वक्र प्रकट हो रहे थे, जो पहले छिपे हुए थे। मैं दवा संग्रह समूह में वापस आ रहा हूं, परी डॉक्टर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तुम अभी भी वापस जा रहे हो? मूली भी वापस आ सकती है? उसकी बातें सुनकर जियोयान ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा, हंसते हुए, एक बार जब मैं दवा संग्रह समूह में वापस आ जाऊंगी, तो वह मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। परी डॉक्टर ने ये कहते हुए हल्के से मुस्कुरा दी। किंगशान शहर में उसकी प्रतिष्ठा के कारण म्यूली उस पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि वह शहर के भाड़े के सैनिकों का क्रोध नहीं भड़काना चाहता। इसके अलावा, एक बार जब हम किंगशान टाउन लौट आएंगे, तो वह आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। 1000 औषधीय घर की शक्ति भेड़िया सिर भाड़े के सैनिकों की तुलना में कमजोर नहीं है। इसके अलावा, अन्य 2 बड़े भाड़े के समूहों के नेता भी मुझ पर एहसानमंद हैं। अगर ऐसा है तो जैसा चाहो वैसा करो। हल्के से अपना सिर हिलाते हुए जियो को पता चल गया कि परी डॉक्टर कितनी लोकप्रिय थी, क्योंकि भाड़े के सैनिक परी डॉक्टर को जिस नज़र से देखते थे, इस प्रकार वह उसकी सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। आप कैसे हैं? सिर घुमाकर परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे हे, मैं वापस नहीं आ रहा हूं। मेरे पास आपकी तरह की लोकप्रियता नहीं है, और अगर म्यूली मुझे मारना चाहे तो कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आएगा। इसके अलावा, मैंने जो शक्ति दिखाई है, उसे देखते हुए वह बच्चा मुझे मारने का कोई भी संभव तरीका ढूंढने की कोशिश अवश्य करेगा। इस प्रकार, मैं किंगशान के छोटे से शहर को वापस नहीं कर सकता। जियाओयान ने नीले चील के पंखों को कसकर पकड़ते हुए हंसते हुए कहा। आप छोड़ना चाहते हैं? इन शब्दों पर परी डॉक्टर ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा। छुट्टी? हे, मैं कभी भी अपनी दुम दबाकर भागने जैसा काम नहीं करूंगा। निकट भविष्य में मैं कुछ समय के लिए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण लूंगा, जिसके बाद मैं धीरे धीरे अपने कर्जों का निपटान करने के लिए वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों को ढूंढूंगा। जियोयान ने घोषणा करते हुए क्रूरतापूर्वक मुस्कुराया। वुल्फहेड मर्सिनरीज का कमांडर एक 2 सितारा डूशे है। यदि आप बदला लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। परी डॉक्टर कुछ देर तक चुप रही और फिर चुपचाप जियोयान को चेतावनी दी। आराम करो, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी साधारण डूशे नहीं देखा है। अपनी बाहों को धीरे धीरे आगे पीछे चलाते हुए जियोयान उदासीनता से हंस पड़ा। उस समय जिया ली बी जैसे दा दोओशे के कबीले को भी जियोयान ने कुचल दिया था।
जियोयान में आत्मविश्वास देखकर परी डॉक्टर केवल अपना सिर हिला सकी और कुछ नहीं बोली। अपना सिर घुमाकर उसने ब्लू ईगल को पहाड़ों की ओर उड़ने का निर्देश दिया। बाज की पीठ पर जैसे जैसे माहौल धीरे धीरे शांत होता गया, दोनों धीरे धीरे मौत के साथ अपने रोमांचक नजदीकी अनुभव पर विचार करने लगे। हे, तुम छोटे शैतान, बुरे नहीं हो। वास्तव में इतनी कम लागत पर उस खतरनाक परिदृश्य से बच निकलने में सक्षम होना पहले से ही मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। जैसे ही जियोयान ने क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी आंखें बंद की, याओ लाओ की संतुष्ट हंसी अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। याओ लाओ को अंततः बोलते हुए सुनकर जियोयान ने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन याओ लाओ से कहा, मैंने सोचा था कि तुम गायब हो गए हो। हा, बदमाश, तुम बहुत तुच्छ हो। अगर मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से इस तरह के खतरे का अनुभव नहीं करने दूंगा तो तुम्हारी क्षमता कैसे विकसित हो सकती है। याओ लाओ ने अपनी बात जारी रखते हुए जोर से हंसते हुए कहा, इसके अलावा प्रतिबंधों को हटाने की भावना कैसी थी? इतना खराब भी नहीं। जियोयान ने अपनी नाक रगड़ते हुए आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। हे, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? याओ लाओ की हंसी एक विश्वासघाती बूढ़ी लोमड़ी की तरह थी जो प्रलोभन से भरी हुई थी। आपने मुझे बिना किसी प्रतिशोध के कभी धमकाते हुए कब देखा है? चूंकि वह कमीना मुझे मरवाना चाहता है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? हालांकि जियोयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तुमने सुना है कि छोटी मिस ने क्या कहा? वुल्फहेड मर्सिनरीज का कमांडर एक 2 सितारा डूशे है। याओ लाओ ने हंसते हुए कहा, यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके डूशे की ओर बढ़ना होगा। बेशक, इस दौरान मैं मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में गुप्त रूप से प्रशिक्षण ले रहा हूंगा। चाहे शिक्षक किसी भी प्रकार की कठिन प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग करें, मैं उन सभी पर विजय प्राप्त करूंगा। जियोयान ने अपने कंधे उचका दिए। हा, बढ़िया। चूंकि तुम में इस तरह का दृढ़ संकल्प है, इसलिए मैं तुम्हें डूशे बनाने के लिए बिना किसी नकारात्मक नतीजे के सबसे तेज तरीका अपनाऊंगा। याओ लाओ ने जब जियोयान की बातें सुनी तो वह तुरंत प्रसन्न हो गया। नफरत सचमुच किसी व्यक्ति की प्रगति के लिए सबसे बड़ी दवा है। कुछ देर तक आकाश में चक्कर लगाने के बाद अंततः चील ने एक पहाड़ी की चोटी पर उतरकर अपने पंख मोड़ लिए। दवा संग्रहण समूह क्षेत्र हमारे अधीन है और चूंकि आप वापस नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहां रखूंगा। कल तक इंतजार करो और फिर अकेले चले जाओ, क्या ये ठीक है? नीचे जलती हुई आग को देखते हुए परी डॉक्टर ने कहा और उसने अपना सिर घुमाकर जियोयान की ओर हल्के से मुस्कुराया। ठीक है। जियोयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने दोनों मुट्ठियां आपस में बांध लीं और परी डॉक्टर के सामने रख दी और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, तो फिर हम यहीं अलग हो जाएं, जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक बहुत समय बीत चुका होगा। हाँ। परी डॉक्टर की बर्फ जैसी सफेद ठोड़ी ने हल्के से सिर हिलाया और थोड़ा झिझकते हुए आखिरकार दवा का एक छोटा थैला निकाला और उसे जियोयान की ओर बढ़ा दिया। हालांकि इस दवा पाउडर की प्रभावशीलता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वे आपकी सुरक्षा के लिए बस पर्याप्त होने चाहिए। बैग प्राप्त करते हुए, जिसमें अभी भी उसके शरीर की थोड़ी गर्माहट थी, जियोयान को कुछ हद तक भावुकता महसूस हुई। सच तो यह है कि परी डॉक्टर और वह केवल अजनबी थे जो संयोग से मिले थे। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि उसने बेशर्मी से उस खजाने का आधा हिस्सा भी ले लिया था जो केवल उसका था। यद्यपि उसने भागते समय उसे बचाया था, लेकिन उस तरह की स्थिति में कोई भी पुरुष ऐसा ही करता। जियोयान ने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने परी डॉक्टर की ओर हाथ हिलाया और फिर अंधेरे जंगल की ओर चलने के लिए मुड़ गया। फिर मिलेंगे। जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं हम दोनों के लिए उस घटिया भाड़े के सैनिकों के समूह को नष्ट कर दूंगा। हे, मैं इंतजार करूंगा। एक आकर्षक पलक झपकाते हुए परी डॉक्टर हंस पड़ी। उसने देखा कि युवक की आकृति धीरे धीरे अंधेरे में लुप्त हो रही है। फिर उसने अपना सिर शिविर की ओर घुमाया और नर्म किंतु ठंडी आवाज में कहा, मूली, बस रुको और देखो। एक महिला की नाराजगी आपकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह होती है। टीएल। उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और उसकी घृणा अनंत काल तक बनी रहेगी। जो कुछ शेष रह जाएगा वह एक विचार होगा जो सोचता होगा कि दया क्या है। बर्फीली हंसी के साथ परी डॉक्टर एक बार फिर ब्लू ईगल पर चढ़ गया और धीरे धीरे नीचे की ओर घूमने लगा और अंततः रात के अंधेरे में गायब हो गया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे लुप्त होती गई, भोर की पहली किरणें क्षितिज से निकलकर सफेद तंबू पर चमकने लगीं। जब परी डॉक्टर अपनी नींद से जागी तो उसने अपने तंबू के बाहर हलचल सुनी, साथ ही एक उल्टी लाने वाली और जानी पहचानी आवाज भी थी। उसकी गुलाबी और मंद मुस्कान में एक दुर्भावनापूर्ण इरादा जाग उठा और वह धीरे धीरे बिस्तर से उठकर अपने कपड़े बदलने लगी और फिर धीरे धीरे तंबू से बाहर चली गई। तंबू के बाहर 7 या 8 भाड़े के सैनिक प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा कर रहे थे।
इस समय ये भाड़े के सैनिक गंभीर चेहरे वाले एक युवक को अंदर आने से रोक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने परी डॉक्टर को बाहर आते देखा तो वे उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। हंसते हुए, युवा मास्टर म्यूली, आप इतनी सुबह मेरे तंबू में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जैसे ही उसने कुछ भाड़े के सैनिकों को हल्की सी मुस्कान दी, परी डॉक्टर ने अपना सिर झुकाकर मूली की ओर मुस्कुराया, जिसके चेहरे पर कुछ असहज भाव था। हाँ, कुछ खास नहीं, बस देर हो रही है और मैंने सोचा कि मैं परी डॉक्टर को बुलाकर अपनी यात्रा जारी रखूंगी। म्यूली ने परी डॉक्टर के पीछे के क्षेत्र में अपनी नजर घुमाए और कुछ ना पाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी भौहों को सिकोड़ लिया। हल्के से सिर हिलाते हुए परी डॉक्टर ने कुछ भाड़े के सैनिकों को भेजने के लिए हाथ हिलाया। वह 2 कदम आगे बढ़ी और म्यूली को देखते हुए मुस्कुराई, युवा मास्टर म्यूली, मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, इस बात से अनजान कि पीछे ओरियोल है, ओरियोल बनना एक बहुत अच्छी रणनीति है। ये कितनी अफसोस की बात है कि मेंटिस बहुत चालाक था। म्यूली मुस्कुराया, उसके चेहरे पर ठंडक थी। एक बार फिर परी डॉक्टर के पीछे तंबू पर अपनी नजर घुमाते हुए उसने शांत भाव से कहा, मुझे पता है कि चूंकि तुम यहाँ वापस आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा लक्ष्य तुम नहीं हो। जियाओ यान को सौंप दो और मैं तुम्हारे लिए चीजें अब और मुश्किल नहीं बनाऊंगा। उसने छोड़ दिया। परी डॉक्टर ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा, बाएं। म्यूली की आंखें पीछे हट गईं और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। आप यह नहीं सोच सकते कि वह मूर्खतापूर्ण तरीके से शिविर स्थल पर वापस लौट आएगा, है ना? परी डॉक्टर ने व्यंग्यात्मक लहजे में आसपास के भाड़े के सैनिकों की ओर देखा जो पहले ही जाग चुके थे। ये भाड़े के सैनिक उसके रक्षक थे। जब तक वे यहाँ थे, म्यूली उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। दुष्ट। म्यूली ने गहरी सांस लेते हुए कसम खाई, उसने शाप दिया, चूंकि वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया है, इसलिए उसका अंत और भी तेजी से होगा। परी डॉक्टर ने उसके श्राप को नजरअंदाज कर दिया, जबकि उसके लाल और छोटे मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए थे, उसकी खूबसूरत आंखें उपहास से भरी हुई थीं। मिस फेरी डॉक्टर, हमने दवा की सामग्री इकट्ठा करने का काम लगभग पूरा कर लिया है, क्या हम वापस चलें? हजार औषधि संग्रह समूह का एक सदस्य शीघ्रता से आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक परी डॉक्टर को सूचना दी। ठीक है, चलो चलें। परी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और अपनी खूबसूरत आंखों से पूरे शिविर को देखा। उसने अचानक कोमल स्वर में कहा, हर कोई, क्योंकि वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों को कुछ मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ा है, मैं सभी को अपने निजी अंगरक्षक होने का काम संभालने में मदद करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्या यह संभव होगा? परी डॉक्टर के शब्दों को सुनकर भाड़े के सैनिकों ने, जो पहले तो चौंक गए थे, अचानक अपने हाथों में रखी चीजें नीचे फेंक दी और उत्तेजना में परी डॉक्टर की ओर तेजी से दौड़े। म्यूली ने परी डॉक्टर को देखा जो खुशी खुशी भाड़े के सैनिकों की टुकड़ियों की व्यवस्था कर रहा था, उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल रहे थे। वह जानता था कि यह परी डॉक्टर का उससे बचने का तरीका था। अपने निजी रक्षकों की व्यवस्था करने के बाद परी डॉक्टर ने अपना सिर मूली की ओर घुमाया जो अभी तक अपनी मूल स्थिति से नहीं हिला था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, युवा मास्टर म्यूली, जब जियोयान जा रहा था तो उसने मुझे आपको एक संदेश देने में मदद करने के लिए कहा। जब तक वह गुफा में प्राप्त की गई हर चीज मुझे सौंप देता है, मैं इस तथ्य को भूल सकता हूं कि उसने मुझे घायल कर दिया। म्यूली ने व्यंग्य करते हुए कहा, हाँ, यंग मास्टर मूली, आप गलत हैं। जियोयान मुझसे आपको यह बताना चाहता था कि वह वापस आ जाएगा। एक सौम्य मुस्कान के साथ परी डॉक्टर ने धीरे से कहा। म्यूली की आंखों के चारों ओर की त्वचा सख्त हो गई और उसने गहरी सांस ली, उसके माथे पर हत्या की मंशा स्पष्ट थी। काफी देर बाद उसने ठंडे स्वर में सिर हिलाया, अच्छा, जब तक वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जीवित रहने में सक्षम है, मैं उसके प्रतिशोध की प्रतीक्षा करूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद म्यूली ने क्रोध में अपनी आस्तीनें लहराईं और अपने अधीनस्थ कुछ लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। जैसे ही उसने जाते हुए म्यूली को देखा, परी डॉक्टर के आकर्षक चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव धीरे धीरे बदल गया और उन खूबसूरत आंखों में एक परिचित शीतलता तैर गई। उसने अपनी उंगलियों से अपने माथे पर आए काले बालों को हटाया और फिर अचानक अपना सिर उठाकर अपने पीछे ऊंची पर्वत चोटियों को देखा। जैसे ही भोर की किरणें पर्वत शिखर पर चमकी, एक युवक की गर्भ से खड़ी आकृति दिखाई देने लगी। जियाओयान पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जाने वाले भाड़े के सैनिकों को देख रहा था और धीरे धीरे अपना सिर इधर उधर घुमा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेटे, बस मेरा इंतजार करो। ये युवा स्वामी कल रात हुई हर बात को याद रखेगा और जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको दोगुना भुगतान करना सुनिश्चित करूंगा। सुबह की ताज़ा और ठंडी हवा में गहरी सांस लेते हुए जियोयान अचानक मुड़ा और काली तलवार लेकर बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर चल दिया। वह जानता था कि असली कठिनाइयां तो अभी शुरू ही हुई थीं।
जंगल की ताज़ा और स्वच्छ हवा में जियाओयान घास में छिपते हुए अपने पेट के बल पर था। उसके शरीर के ऊपर सूखे पत्ते उसे सुरक्षित रूप से छिपने की अनुमति दे रहे थे। अपनी सांस को सबसे कम सीमा तक दबाने के लिए बहुत प्रयास करते हुए उसकी सांस पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसका शरीर चट्टान की तरह निश्चल था, जबकि उसकी आंखें घास में घुसी हुई थीं और वह उस विशालकाय लाल भेड़िए को अविचल भाव से देख रहा था जो धीरे धीरे उसकी दिशा में चला आ रहा था। आज जियोयान को परी डॉक्टर से अलग हुए दूसरा दिन था। इन 2 दिनों के दौरान वह मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के केंद्र की ओर यात्रा करते रहे। अपनी गति के अनुसार अब वह मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में होना चाहिए। इन 2 दिनों के दौरान जियोयान को जादुई जानवरों के 10 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा, जिनमें से उसने 2 में जीत हासिल की। बाकी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हालांकि वह कई बार भाग गया, जादुई जानवरों के साथ जीवन और मौत की लड़ाई ने जियोयान को वास्तविक रक्त प्यास की भावना को उत्सर्जित करने में मदद की। पिछले 2 दिनों से जियोयान लगातार उस प्रशिक्षण स्थान की खोज करने की कोशिश कर रहा था जिसे याओ लाओ ने मांगा था, लेकिन अभी तक उसे उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया था। इस प्रकार वह केवल आगे बढ़ना जारी रख सकता था और जादुई जानवरों के हमलों के खतरों का सामना करते हुए अपने जीवित रहने के सतर्क तरीकों को जारी रख सकता था। जियोयान के सामने विशाल लाल भेड़िया एक परिपक्व रैंक एक अग्नि भेड़िया था। इसकी ताकत मानव 6 सितारा डूजे के बराबर थी। जादुई जानवरों के साथ पहले भी कई झड़पों में उसकी मुठभेड़ एक अग्नि भेड़िए से हो चुकी थी, लेकिन उसकी पीठ पर लटकी भारी तलवार के कारण उसे कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा और अंततः उसे भागना पड़ा। अपनी उंगली को हल्के से जमीन पर छूते हुए जियोयान ने विशालकाय लाल भेड़िए को देखा जो पहले से ही उसके हाथ की पहुंच में था। उसका शरीर अचानक थोड़ा सा घूम गया, जिससे वह कुछ देर तक अपनी स्थिति में बना रहा। फिर खींचे हुए धनुष की तरह वह घास से बिजली की चमक की तरह बाहर निकला, जिससे सूखे पत्ते ऊपर उड़ गए और हवा में भर गए, तथा फिर धीरे धीरे वापस नीचे तैरने लगे। जियोयान का शरीर गिरते हुए पत्तों के बीच से होते हुए विशालकाय भेड़िए की पीठ तक पहुंच गया। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए हिंसक की हुई ऊर्जा के साथ मुट्ठी ने विशालकाय भेड़िए की पीठ पर जोर से प्रहार किया। ऑक्टेन ब्लास्ट। जैसे ही अंदर की ओर आने वाली चीख की गूंज धीमी हुई, एक विशाल की हुई ऊर्जा ने विशालकाय भेड़िए को कराहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसका शरीर बेरहमी से जमीन पर 10 मीटर से अधिक दूर तक घसीटा गया और अंततः एक पेड़ के तने से टकरा गया। इसके चारों अंग अकड़ गए, क्योंकि इसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः अनिच्छा से हार मान ली। अपने पैरों के तलवों को जमीन पर जोर से दबाते हुए जियोयान ने एक लंबी सांस छोड़ी। काफी देर तक रेंगने की स्थिति में रहने के कारण उसके हाथ और पैर थोड़े सुन्न हो गए थे। अपना सिर घुमाते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी कमर से छोटा खंजर निकालकर उसने विशालकाय भेड़िए का सिर फाड़ दिया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक छोटा लाल क्रिस्टल प्रकट हुआ। ओह, मैजिक कोर! जियोयान विचलित होकर इस लाल क्रिस्टल को देख रहा था। इसके तुरंत बाद उसने खुशी खुशी उसे बाहर निकाल लिया, खून और हिंसा की जरा भी परवाह नहीं की। अपने कपड़ों पर इसे साफ करते हुए उसने बताया कि यह पहला जादुई पत्थर था जो उसे 2 दिनों के भीतर मिला था। जादुई पत्थर को हटाने के बाद जियोयान ने भेड़िए की लाश को एक तरफ फेंक दिया। पानी की धीमी आवाज की ओर भागने से पहले उसने अपना सिर उठाकर स्थिति को समझने की कोशिश की। जंगल में शाखाओं की परत दर परत तेजी से गुजरते हुए जियोयान कुछ समय तक तेजी से आगे बढ़ता रहा, इससे पहले कि उसकी दृष्टि की रेखा अचानक उसके सामने चौड़ी हो जाती। झरने से आती गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छा गई। जैसे ही वह आखिरी विशाल पेड़ के पास से गुजरा, जियोयान अपनी आंखों के सामने आए दृश्य को देखकर गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओयान की नज़र में एक विशाल झरना जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर चांदी की परत चढ़ी हो, ऊंची पर्वत चोटियों से तेजी से गिर रहा था। पानी एक विशाल पत्थर से टकराया जिससे हवा में भाप भर गई। झरने के दोनों ओर कुछ खड़ी पहाड़ी दीवारें थीं। पहाड़ की दीवारों पर प्रत्येक प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा ने जियोयान को बहुत खुश कर दिया। जब तक वह गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ चट्टानों को इकट्ठा करता रहेगा, वह जादुई जानवरों को दूर रख सकता था। उसे फिर कभी यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जब वह अपने प्रशिक्षण से जागेगा तो उसके पास एक क्रूर जहरीला सांप होगा। आखिरकार सबसे अच्छा प्रशिक्षण स्थान मिल गया। जियोयान ने बुदबुदाते हुए अपनी बाहें चौड़ी करके पानी की भाप से संतृप्त हवा को गहराई से अंदर लिया। अपनी नाक रगड़ते हुए जियोयान की हथेली घूम गई और उसके हाथ में 2 स्क्रॉल दिखाई दिए। ये दोनों स्क्रॉल जियोयान को गुफा में प्राप्त हुए थे और पिछले 2 दिनों से खतरनाक परिस्थितियों के कारण उसके पास इनका विस्तार से अध्ययन करने का समय नहीं था। अब जब उसे एक सुरक्षित आश्रय मिल गया था, तो वह अंततः निश्चिंत हो गया और स्क्रॉल का अध्ययन शुरू कर सका। घाटी को पार करते हुए जियोयान इत्मीनान से झरने की ओर बढ़ गया।
उसने सावधानी से आसपास के क्षेत्र को देखा और जब उसे पता चला कि आसपास कोई जादुई जानवर नहीं है, तब उसने राहत की सांस ली। खड़ी पहाड़ी दीवार पर पहुंचकर जियोयान ने एक गुफा का सावधानीपूर्वक चयन करने में काफी समय लिया जो उससे 4 से 5 मीटर की दूरी पर थी। फिसलन भरी चट्टानों पर सावधानी से चढ़ते हुए जियोयान एक फुर्तीले बंदर की तरह था और जल्दी से उस गुफा में घुस गया जिसे उसने पहले से चुना था। गुफा के अंदर ठंडक थी और यह बहुत छोटी भी नहीं थी। जाहिर है कि जियोयान के लिए यहाँ अकेले रहने के लिए पर्याप्त थी। गुफा के अंदर फर्श पर ध्यानपूर्वक अपनी नजर घुमाते हुए जियोयान को कोई संकेत नहीं मिला कि कोई जादुई जानवर कभी गुफा में रहा था। इससे अंततः उसे आश्वस्ति मिली। उन्होंने अपने भंडारण रिंग से कुछ कैंपिंग सामग्री निकालने तथा एक नर्म और सूखा बिस्तर बनाने से पहले गुफा की त्वरित सफाई की। आवश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित करने के बाद जियोयान ने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक बड़ी चट्टान का उपयोग किया ताकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सके। चूंकि वह यहाँ कई दिन बिताएंगे, इसलिए सुरक्षा चिंताएं सर्वोपरि थीं। इन कार्यों को पूरा करते हुए जियोयान ने अपने हाथों पर लगी गंदगी को हटाने के लिए ताली बजाई। जैसे ही उसने उस धुंधली गुफा को देखा, उसने एक क्षण के लिए सोचा और फिर खजाने वाली गुफा से लाए गए 3 चंद्रमणियों को बाहर निकाला और उन्हें दीवारों पर बने खांचों में रख दिया। तुरंत ही कोमल प्रकाश से गुफा में उजाला हो गया। जैसे ही उसने पूरी तरह से नई गुफा को देखा, जियोयान मुस्कुराया और एक लंबी आह भरते हुए नर्म बिस्तर पर बैठ गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने पैरों को एक दूसरे पर चढ़ा लिया और दोनों हाथों से एक प्रशिक्षण मुद्रा बना ली, जिससे धीरे धीरे उसकी खर्च हो चुकी डूक्यूई तथा 2 दिनों की लगातार और जल्दबाजी भरी यात्रा से आई मानसिक और शारीरिक थकान दूर हो गई। जैसे ही जियोयान शांत हुआ, उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं और उसके श्वास लेने और छोड़ने का एक आदर्श चक्र बन गया। हर बार जब श्वास चक्र बदलता था, तो जियाओयान के शरीर के चारों ओर हवा में ऊर्जा के हल्के धागे आकार लेते थे और जियाओयान की सांस के साथ उसके शरीर में प्रवाहित होते थे। और जब उसके क्यूई पथों ने ऊर्जा को परिष्कृत कर दिया, तो उसे उसके निचले पेट में क्यूई भंवर में संग्रहित कर दिया गया। जैसे ही वह चुपचाप प्रशिक्षण ले रहा था, जियोयान के विचार उसके शरीर में डूब गए। अद्भुत आंतरिक दृष्टि के कारण वह अपने शरीर में प्रवाहित हो रही डू क्यूई को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। उनके विचार कई मुख्य क्यूई पथों से होकर गुजरे और अंततः पेट के निचले हिस्से तक पहुंचे। डू क्यूई की नींव के रूप में भंवर धीरे धीरे घूमता था जैसा कि वह उसकी दृष्टि में दिखाई देता था। एक बार फिर इस चमत्कारी क्यू भंवर को देखकर जियोयान को थोड़ा संतुष्टि महसूस हुई। लगभग 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद अंगूठे के आकार का दूधिया सफेद क्यूई भंवर, जब वह 2 ऊंचे बनने के लिए आगे बढ़ा था, क्यूई विधि के कारण हल्के पीले रंग में बदल गया था। इसके अलावा ये पहले की तुलना में बहुत अधिक चौड़ा था। जियोयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि क्यू भंवर में डू क्यू की सांद्रता मूल रूप से जितनी थी, उससे 10 गुना अधिक मजबूत थी। हल्के पीले रंग की डू क्यूई को देखते हुए, जो लगातार क्यूई पथों से क्यूई भंवर में प्रवाहित हो रही थी, जियोयान मंद मंद मुस्कुराया, क्योंकि उसके विचार धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर से निकल गए। जब उसके शरीर के भीतर डू क्यू पूरी तरह से ठीक हो गया, तभी जियोयान ने अपनी आंखें खोलीं। आलस से अपने शरीर को घुमाते हुए जियोयान का शरीर एक बार फिर ताज़ा महसूस हुआ। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए जियोयान यह महसूस कर सकता था कि हाल ही में हुए कठोर प्रशिक्षणों के कारण उसकी वर्तमान ताकत धीरे धीरे 5 सितारा डूजे की वर्तमान स्थिति से 6 सितारा की ओर सुधर रही थी। और जब वह समय आएगा, अगर वह भारी तलवार के प्रतिबंध को हटा देगा और साथ में जुबान स्तर की डू तकनीक के कुछ प्रकारों को भी शामिल कर लेगा, तो उसके लिए 8 सितारा डूजे के खिलाफ मुकाबला करना संभव हो जाएगा। बेशक ये तभी संभव था जब 8 सितारा डूजे की दुआ तकनीक की कक्षाएं जियाओयान से नीचे थीं। आखिरकार जियोयान की क्यूई विधि हुआन के निम्नतम स्तर की थी, यह उसकी एकमात्र कमजोरी थी। अपनी ऊर्जा को सामान्य स्तर पर लाने के बाद जियोयान ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक काला स्क्रॉल दिखाई दिया। ये हाई जुबान उड़ान डू तकनीक थी। आसमान में उड़ना हर व्यक्ति का सपना होता है, और आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने के विचार के संबंध में जियोयान भी असाधारण रूप से दिलचस्पी रखता था। भागने का सबसे अच्छा तरीका उड़ना था। यदि उस रात उनके पास लिटिल फेरी डॉक्टर की नीली चील नहीं होती, तो उन दोनों के लिए भारी घेरे वाली चट्टान से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता। डूक्वी महाद्वीप पर डूक्वी को पंखों में बदलना एक ऐसा अधिकार था जो केवल डू वांग और उससे ऊपर के मजबूत अभ्यासियों के पास हो सकता था। बाकी समय वे केवल आकाश की ओर देखते और आहें भरते रह सकते थे। फिर भी जियोयान ने संयोग से दुर्लभ उड़ान डू तकनीक प्राप्त कर ली थी, जो उसे दूसरों पर लगे प्रतिबंधों से मुक्त होने में सक्षम बना सकती थी। दोनों हाथों से स्क्रॉल को पकड़ते हुए जियोयान ने अपने होठों को चाटा और स्क्रॉल को बांधने वाली रस्सी को खोल दिया और फिर धीरे धीरे उसे खोलने लगा। जैसे ही वह काला काला स्क्रॉल खुला, उसकी आंखों के सामने 2 काले काले ईगल पंख प्रकट हुए, जिनके कारण वह थोड़ा कांप उठा।
चूंकि इस स्क्रॉल पर बाज के पंखों का जोड़ा चित्रित किया गया था, इसलिए वे ज्यादा बड़े नहीं थे। हालांकि उनसे हल्की सी गर्मी निकलती थी। इस रहस्यमयी दृश्य को देखकर स्पष्ट है कि यह कोई साधारण चित्र नहीं था। बाज के पंख गहरे काले रंग के थे जिन पर हल्के बैंगनी रंग के बादल दिखाई दे रहे थे। यदि बारीकी से जांच की जाए तो पंखों की जोड़ी वास्तव में काले स्टील की तरह थी, जिसमें एक विशेष प्रकार की धातु की बनावट थी। चील के पंखों पर लगे पंखों से एक नरम गर्मी निकल रही थी और जब जियोयान ने हल्के से उस पर फूंक मारी तो उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट के भाव उभर आए। हल्की हवा के झोंके में चील के पंखों पर लगे पंख अप्रत्याशित रूप से ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे वे असली हों। यह एक अत्यंत चमत्कारी दृश्य था। जैसे ही उसकी नज़र चील के पंखों पर पड़ी, जियाओयान की नज़र अचानक एक तरफ शब्दों की एक पंक्ति पर रुक गई और अपनी आंखें झपकाते हुए उसने धीरे से शब्दों को जोर से पढ़ा। बैंगनी बादल काला अग्नि ईगल, एक रैंक 5 उड़ान प्रकार जादुई जानवर। किंवदंतियों के अनुसार इसका रक्तवंश प्राचीन काल के फीनिक्स से आया है। इसकी उड़ान की गति सभी उड़ने वाले जादुई जानवरों में सबसे तेज है। स्वभाव से ये चालाक और क्रूर दोनों है। इसे पकड़ना बेहद कठिन है और यह केवल महाद्वीप के उत्तर में धुंध भरे पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। रैंक 5 जादुई जानवर। हैरान, जियोयान ने सूखा निगल लिया। वह किसी डू वांग मानव चिकित्सक से कम नहीं था। इस डू तकनीक का नाम ईगल विंग्स है, जिसे पर्पल क्लाउड विंग्स के नाम से भी जाना जाता है। मुझे, लेखक को और कुछ मित्रों को पर्पल क्लाउड ब्लैकफायर ईगल को सफलतापूर्वक पकड़ने में 3 साल लग गए। फिर दोनों पंखों को प्राप्त करने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग करते हुए हम अंततः इस स्क्रॉल को बनाने में कामयाब रहे जो किसी को उड़ान डू तकनीक सीखने की अनुमति देता है। अपने जीवन के अंतिम समय में मैंने डू क्यूई का उपयोग करके ये डू तकनीक विकसित की। याद रखें, इसे केवल एक ही व्यक्ति सीख सकता है। कितना साहसी व्यक्ति है जो वास्तव में डू वांग स्तर के उड़ने वाले जादुई जानवर को पकड़ने की हिम्मत करता है। जियोयान ने आश्चर्य में चिल्लाते हुए 2 बार अपनी जीभ चटकाई। वह कुछ हद तक उत्सुक था कि जिस व्यक्ति ने ये चीजें पीछे छोड़ी थी उसकी ताकत का स्तर क्या था। जैसे ही उसकी नज़र छोटे छोटे शब्दों से हटी, जियाओयान ने सावधानी से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और हल्के से बैंगनी गहरे काले रंग के ईगल पंखों को छुआ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यह असली चीज हो। अपनी हथेली पर पंखों का एहसास पाकर जियोयान बहुत आश्चर्यचकित हुआ। एक बार फिर उसे अपनी हथेली से धीरे से सहलाया तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। एक झटके में उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और भयभीत होकर भारी स्वर में बोला, क्या इन चील के पंखों में कोई आत्मा है? जियोयान की आध्यात्मिक धारणा अत्यंत उत्कृष्ट थी और जब वह बाज के पंखों को छू रहा था तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बाज के पंखों के भीतर एक क्रूर और उन्मत्त आत्मा छिपी हुई थी। वास्तव में एक छिपी हुई आत्मा है, लेकिन यह एक ऐसी आत्मा है जिसमें चेतना का अभाव है। जियोयान की उंगली की अंगूठी से अचानक एक वृद्ध और चकित आवाज सुनाई दी। होश नहीं? चकित होकर जियाओयान ने संदेह से पूछा। मुझे लगता है कि यह अतीत में उड़ने वाली डू तकनीक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गुप्त विधि के कारण हुआ था। ओह, उड़ने वाले प्रकार के जादुई जानवर की आत्मा और पंखों को जानवर से निकालने से पहले उन्हें एक साथ जोड़ना, बेशक इस तरह के सम्मेलन को एक अनोखी और गुप्त विधि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। केवल तभी एक सच्ची डू तकनीक बनाई जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अब उड़ान भरने की डू तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती हैं। डू तकनीक बनाने की प्रक्रिया के लिए आपको ऐसी विलक्षण चीज जानने की आवश्यकता होती है। याओ लाओ ने मंद स्वर में हंसते हुए अपने विचार व्यक्त किए। तब इस चीज को सीखने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए, है ना? जियोयान ने कुछ आशंकित होकर पूछा। जिस आत्मा को आपने अभी महसूस किया है वह उस बैंगनी बादल ईगल की होनी चाहिए और इतने सालों तक घिस जाने के बाद उसकी बुद्धि में जो कुछ बचा है वह एक जंगली जानवर की प्रवृत्ति है। जब तक कोई व्यक्ति स्क्रॉल का उपयोग करते समय खुद को सावधान रखता है तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। याओ लाओ ने हंसते हुए जियाओयान को सलाह दी। याओ लाओ के शब्दों को सुनने के बाद ही जियोयान ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में कुछ हद तक डरा हुआ था कि अगर वह तकनीकों का अभ्यास करता है तो वह बैंगनी बादल ईगल की आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। आखिरकार एक रैंक 5 जादुई जानवर की बुद्धिमत्ता मनुष्य की बुद्धिमत्ता से कम नहीं थी। एक बार फिर स्क्रॉल पर काले ईगल पंखों पर अपनी नजर डालते हुए जियोयान ने अभ्यास प्रक्रियाओं के निर्देशों को कुछ बार पढ़ा। भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए उसने धीरे से कहा, स्क्रॉल में लिखा है कि तकनीक का अभ्यास करते समय पंखों के भीतर बैंगनी बादल ईगल की आत्मा संभवतः अभ्यास करने वाले व्यक्ति पर हमला करेगी। यदि वह आत्मा के आक्रमण को सहन करने में सक्षम है तो वह अभ्यास जारी रख सकेगा। यदि नहीं तो उस व्यक्ति को इस तकनीक का अभ्यास छोड़ देना चाहिए। ओह, ऐसा लगता है कि अगर मैं इस उड़ान डू तकनीक का अभ्यास करने की योजना बनाऊं तो कुछ खतरा होगा।
जियोयान ने असहाय होकर आह भरने से पहले एक गहरी सांस छोड़ी। स्वाभाविक रूप से कुछ पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में कहा और आगे कहा, आपकी आत्मा की शक्ति को देखते हुए आपको बैंगनी बादल ईगल की आत्मा द्वारा हमला किए जाने के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह एक समय 5वें स्थान पर था, लेकिन अब यह एक क्षतिग्रस्त आत्मा मात्र है जो अधिक कुछ नहीं कर सकती। इन शब्दों पर जियोयान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। इसके तुरंत बाद उसने अपने दांत पीस लिए और अंततः अपनी हथेलियां धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अपना संकल्प व्यक्त किया। दोनों हथेलियों को स्क्रॉल पर ले जाया गया और हल्के से नर्म पंखों पर दबाया गया। जियोयान ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जियाओयान द्वारा पंखों पर अपनी हथेलियां रखने के कुछ ही देर बाद चील के पंखों के भीतर से अत्याचारी चील की आत्मा अचानक एक तीखी चीख के साथ दहाड़ उठी, जिससे आत्माएं कांप उठीं। चहचहाहट स्क्रॉल के माध्यम से घुस गई और जियाओयान की हथेलियों के माध्यम से रास्ता बनाती हुई एक ड्रिल की तरह उसके दिमाग पर बुरी तरह से प्रहार करने लगी। ये पहली बार था जब जियोयान ने किसी आत्मा के हमले का अनुभव किया था। उसका शरीर अचानक कांप उठा और उसका रंग कई रंगों से सफेद हो गया। एकाग्र हो जाओ, अपने मन को ढाल लो, उसे आक्रमण करने दो। रिंग के अंदर से याओ लाओ चिल्लाया। दांत पीसते हुए उसने सिर हिलाया। जियोयान की आध्यात्मिक धारणा ने उसके मन के चारों ओर सुरक्षा की कुछ परतें बना लीं, जिससे वह अंततः अपनी आत्मा पर हो रहे तीखे हमले का विरोध करने में सक्षम हो गया। मानो वह देख सकता था कि आत्मा की चहचहाहट का कोई प्रभाव नहीं था। बैंगनी बादल ईगल की आत्मा एक पल के लिए चुप हो गई, इससे पहले कि एक क्रूर उपस्थिति अचानक स्क्रॉल के माध्यम से अपना रास्ता बना ले और सीधे जियोयान के विचारों की गहराई में घुस जाए। अपने विचारों को स्थिर रखें, उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न करने दें, अन्यथा तुम एक ऐसे जानवर में बदल जाओगे जो केवल मारना जानता है। इस उपयुक्त अवसर पर याओ लाओ की भारी आवाज सुनाई दी। एक बार फिर गहरी सांस लेते हुए जियोयान ने अपने विचारों पर कड़ी निगरानी रखी और उस क्रूर उपस्थिति को थोड़ी सी भी हद तक आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। आत्माओं के बीच यह आदान प्रदान 10 मिनट से अधिक समय तक जारी रहा, इससे पहले कि बैंगनी बादल ईगल धीरे धीरे हारकर पीछे हट गया। हालांकि अनगिनत वर्षों तक दबाए जाने के बाद जियोयान की ताकत एक ग्रेड 5 मैजिक बीस्ट से मेल खाने में सक्षम नहीं थी। वर्तमान में इस बैंगनी क्लाउड ईगल और एक अपंग जंगली जानवर के बीच पहले से ही कोई अंतर नहीं था। जब जंगली जानवर जैसी क्रूर उपस्थिति अंततः उसके विचारों के ज्वार से हट गई, तो जियोयान का दर्द भरा शरीर तुरंत रह गया। उसका पीला चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। इस प्रकार का आत्मा का टकराव भौतिक शरीरों के टकराव से कहीं अधिक थका देने वाला था। क्या इसे सफलता माना जाएगा? जियोयान ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। हाँ, अब आपके पास इस तकनीक का अभ्यास करने की योग्यता है। जियोयान को ये शब्द सुनकर संतुष्टि महसूस हुई। हंसते हुए उसने एक बार फिर दोनों हथेलियों को बाज के पंखों पर रख दिया। इस बार उसे आत्मा का कोई आक्रमण नहीं हुआ और अपने होठों को बंद करते हुए जियोयान के शरीर के भीतर डू क्यूई ने स्क्रॉल पर दिए गए निर्देशों का पालन किया और वह धीरे धीरे बहने लगा। एक क्षण बाद जियोयान में मौजूद डू क्यूई उसकी बाहों में बह गई और धीरे धीरे उसकी हथेलियों में समा गई। जब डू क्यूई हथेली के मध्य में प्रकट हुआ तो काले स्क्रॉल पर ईगल पंख अचानक चमक उठे। बैंगनी और काले वे अधिक से अधिक चमकने लगे और अंततः छोटे बैंगनी काले प्रकाश की 2 किरणों में बदल गए जब वे जियोयान की हथेली में प्रवेश कर गए। जब छोटी बैंगनी काली रोशनी की 2 किरणें जियोयान के शरीर में प्रवेश कर गईं, तो उन्होंने क्यूई पथों का अनुसरण किया और तब तक बहती रहीं जब तक कि वे जियोयान की पीठ में क्यूई पथ तक नहीं पहुंच गईं। फिर वे अचानक रुक गईं और अप्रत्याशित रूप से 2 छोटे नए रास्ते बनाने के लिए पीछे मुड़ गईं। ये 2 नए क्यूई पथ मुख्य क्यूई पथों से विकसित हुए और जब वे शरीर के पीछे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े, तभी उन्होंने धीरे धीरे अपनी वृद्धि रोक दी। बाहरी दुनिया में जियोयान अभी भी बाज के पंखों के गायब होने से विचलित था। अचानक उसने एक तीव्र चीख निकाली, जबकि उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसने दोनों मुट्ठियां कसकर पकड़ लीं। वह जोर से हौंफते हुए फुसफुसाया और कोसते हुए बोला, ये घटिया चीज क्या कर रही है? बिस्तर पर लेटते ही उसका शरीर सिकुड़ गया। जियोयान ने अपने होंठ काट लिए जिससे उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। कुछ क्षण और सहन करने के बाद जियोयान अंततः अपने क्यूई पथों के फटने का दर्द सहन नहीं कर सका और इस प्रकार वह बेहोश हो गया।